नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है। सभी एग्ज़ाम की साइंस में 100% यदि आप अपना और अंक लाना चाहते हो तो इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी बाय रामानंद सर और हमारा टेलीग्राम जो चैनल है स्मार्ट स्टडी पॉइंट, उससे है वो जुड़ जाइए। ठीक है, जितने भी एग्ज़ाम में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं साइंस के, वो सारे के सारे क्वेश्चन है वो हम यहाँ पर पूरा 100% करवाने की कोशिश करते हैं। स्मार्ट स्टडी पॉइंट जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, उस पर रोज़ाना जितने एनटीपीसी के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं साइंस के, वो सारे के सारे क्वेश्चन है वो करवाए जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है ध्वनि। आज का जो टॉपिक है वो है ध्वनि। ठीक है, ध्वनि, साउंड। जितने भी लोग हैं वो जल्दी से जुड़ जाइए ताकि अपन अपना टेस्ट जो है वो स्टार्ट कर सकें। सभी लोग हैं वो जल्दी से लाइव आ जाइए भाई। ठीक है, चलिए भाई टेस्ट स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने कि निम्न में से ध्वनि तरंग होती है, बताइए भाई। ध्वनि तरंगें जो होती है वो किस प्रकार की तरंग होती है? अनुप्रस्थ यांत्रिक तरंग, अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग, अनुदैर्ध्य सूक्ष्म तरंग या अनुप्रस्थ गामा किरण। बताइए भाई, ध्वनि तरंग जो होती है वो किस प्रकार की तरंगें होती है? दीजिए जवाब अपना। ठीक है, तो ध्वनि तरंगें जो होती है वो होती है अनुदैर्ध्य तरंगें। ठीक है, आपको याद रखना है, यदि अनुप्रस्थ में प्र है तो प्र से आपको याद रखना है प्रकाश। अनुप्रस्थ यांत्रिक तरंग होती है वो होती है प्रकाश, लेकिन ध्वनि तरंगें जो होती है वो क्या होती है? अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगें होती है। ठीक है, ध्वनि तरंग जो होती है वो क्या होती है? अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगें होती है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। पराश्रव्य तरंगें हैं वो पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है। दीजिए भी जवाब। पराश्रव्य तरंग जो होती है उनकी आवृत्ति कितनी होती है? ठीक है, ठीक है, तो ये 3 प्रकार की होती है। ठीक है, सबसे पहले अपन करें 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की होती है, उनको बोलते हैं अवसर्व्य। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? अवसर्व्य। और 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है, उनको बोलते हैं हमें सर्व्य तरंगे। सर्व्य तरंगे। और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर आवृत्ति की होती है, उनको बोलते हैं पराश्रव्य। ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं? पराश्रव्य तरंगे बोलते हैं। तो आपको याद रखना है पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती है। अवसर्व्य जो तरंगें होती है उनकी होती है 20 हर्ट्ज से नीचे, और सर्व्य तरंगों की आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में। चलिए भाई अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए कि निम्न में से पराश्रव्य तरंगों का उपयोग है वो कहाँ पर किया जाता है? बताइए भाई, पराश्रव्य तरंगों का जो उपयोग होता है वहाँ उसका कहाँ पे किया जाता है? हमने अभी पढ़ा है कि 20,000 हर्ट्ज से ऊपर के हर्ट्ज जो होता है वो आवर्ती का मात्रक होता है। हर्ट्ज जो होता है वो आवर्ती का मात्रक होता है। 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की जो आवर्ती की तरंगें होती है उनको हम बोलते हैं पराश्रव्य तरंगें। अब बताइए उनका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? दीजिए भाई जवाब जल्दी से। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। इसका उपयोग है वो संकेत भेजने में भी किया जाता है, समुद्र की गहराई नापने में भी किया जाता है, और मस्तिष्क के अंदर ट्यूमर या गांठ का पता लगाने में भी किया जाता है। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। ध्वनि की चाल का क्रम क्या होता है? ध्वनि की चाल का क्रम क्या होता है? ध्वनि की चाल का क्रम क्या होता है? ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ठोस इज बेटर देन द्रव्य, द्रव्य इज बेटर देन गैस। यानी ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा होती है किसके अंदर? ठोस में। उससे कम होती है द्रव्य में, और सबसे कम किस में होती है? गैस में। सबसे कम किसके अंदर होती है? गैस के अंदर होती है। ठीक है, चलिए भाई अगला है, जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि का कौन सा गुण नहीं बदलता है? दीजिए भी जवाब। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि का कौन सा गुण है वो नहीं बदलता है? दीजिए जवाब। चाल, तरंगदैर्ध्य, वेग या आवृत्ति। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आवृत्ति। आपको दोनों कंडीशन में, ध्वनि में भी ये बात याद रखनी है और आपको प्रकाश में भी याद रखनी है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है या ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो आवर्ती एक ऐसा गुण होता है जो कभी नहीं बदलता है। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए कि ध्वनि की चाल पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है?
बताइए भाई, ध्वनि की चाल पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है? चाल बढ़ जाती है, चाल घट जाती है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, या उपयुक्त में से कोई नहीं? दीजिए जवाब। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आपको याद रखना है, दाब का चाल के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ध्वनि की चाल के ऊपर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन बताइए आप। अगला क्वेश्चन आप बताइए कि ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? दीजिए भाई जवाब। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बढ़ जाएगी। ठीक है, जब ताप बढ़ता है, आपको रट लेना है, याद कर लेना है, जब ताप बढ़ता है तो ध्वनि की चाल है वो बढ़ जाती है। और आपको याद रखना है 1 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ने पर ध्वनि की चाल 0.6 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाती है। ठीक है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ने पर ध्वनि की चाल 0.6 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाती है। ठीक है, तो तापमान बढ़ने पर ध्वनि की चाल क्या करती है? बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए भाई अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए कि आर्द्रता बढ़ने पर और ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? आर्द्रता बढ़ने पर, वायु में नमी बढ़ने पर ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? दीजिए जवाब। तो देखिए, आर्द्रता, आर्द्रता का मतलब होता है नमी। नमी किसके कारण होती है? नमी होती है जलवाष्प के कारण। नमी किसके कारण होती है? जलवाष्प के कारण होती है। और जलवाष्प क्या होते हैं? सूक्ष्म कण होते हैं। हमें पता है कि ध्वनि को और चलन के लिए सूक्ष्म कणों की आवश्यकता होती है, और इन सूक्ष्म कणों को कहते हैं माध्यम। ठीक है, माध्यम में कणों की संख्या यदि ज़्यादा होगी तो ध्वनि की चाल है वो ज़्यादा होगी, और माध्यम में कण यदि कम होंगे तो उसमें ध्वनि की चाल क्या होगी? कम होगी। ठीक है, तो यदि अपन कह रहे हैं कि आर्द्रता बढ़ रही है, इसका मतलब जलवाष्प की संख्या बढ़ रही है, जल के कणों की संख्या बढ़ रही है, इसका मतलब ध्वनि में माध्यम की संख्या बढ़ रही है, तो ध्वनि की चाल भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, तो आर्द्रता बढ़ने पर ध्वनि की चाल क्या करती है? बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए भाई अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए कि ध्वनि की प्रबलता का मात्रक क्या होता है? दीजिए भाई जवाब। ध्वनि की प्रबलता का मात्रक क्या होता है? ध्वनि की प्रबलता का मात्रक क्या होता है? ठीक है, देखिए कुछ लोग इसका जवाब है वो डेसिबल भी दे रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि डेसिबल जो होता है वो ध्वनि की तीव्रता का मात्रक होता है। डेसिबल जो होता है वो ध्वनि की तीव्रता का मात्रक होता है। ध्वनि की प्रबलता का मात्रक होता है फोन। ठीक है, ध्वनि की प्रबलता का मात्रक क्या होता है? फोन होता है। ध्वनि की तीव्रता का मात्रक होता है डेसिबल। ठीक है, चलिए भाई अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप। बेल जो है वो ध्वनि के किस गुण का मात्रक होता है? बताइए भाई, बेल जो है वो ध्वनि के किस गुण का मात्रक होता है? दीजिए जवाब। बेल ध्वनि के किस गुण का मात्रक होता है? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा तीव्रता। ठीक है, देखिए हमने अभी एक क्वेश्चन पढ़ा था कि डेसिबल जो होता है वो किसका मात्रक होता है? वो होता है तीव्रता का। ठीक है, तो बेल जो है वो ध्वनि की तीव्रता का बड़ा मात्रक होता है, और इसका एक छोटा मात्रक होता है डेसिबल। ठीक है, तो बेल का ही दूसरा भाग कौन सा है? डेसिबल बोल सकते हैं आप इसको। तो डेसिबल और बेल दोनों जो है वो किसके मात्रक होते हैं? ये ध्वनि की तीव्रता के मात्रक होते हैं। ठीक है, चलिए भाई अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? दीजिए भाई जवाब। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यदि प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि का मतलब होता है ध्वनि का परावर्तन। प्रतिध्वनि का मतलब होता है ध्वनि का परावर्तन। परावर्तन का मतलब होता है ध्वनि का टकराकर वापस मुड़ना। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कितना? 17 मीटर, या इसका सही जो है वो है 16.66। तो इसको हम 17 भी लिख सकते हैं। ठीक है, एग्जाम के अंदर ज़्यादातर 17 मीटर ही आता है। ठीक है, तो प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर होनी चाहिए। ठीक है, चलिए भाई अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए कि कान पर ध्वनि का प्रभाव जो है वो कितने समय तक रहता है? बहुत सीधा सा क्वेश्चन है, रटने वाला क्वेश्चन है। जवाब दे दीजिए आप कि कान के ऊपर जो है वो ध्वनि का प्रभाव कितने समय तक रहता है? दीजिए जवाब। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1/10 सेकेंड तक। ठीक है, कोई भी ध्वनि है उसके ऊपर कोई भी ध्वनि का कान के ऊपर प्रभाव जो है वो रहता है 1/10 सेकेंड तक। ठीक है, चलिए भाई अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। जब श्रोता एवं स्रोत
दोनों गतिमान हो, यानी सुनने वाला और सुनाने वाला दोनों गतिमान हो, तो ध्वनि की वास्तविक आवृत्ति है वो अलग सुनाई देती है। ये कौन सा प्रभाव है? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम के अंदर आता है। बताइए भाई, जब ध्वनि को सुनने वाला और सुनाने वाला दोनों गतिमान हो तो उस कंडीशन के अंदर वास्तविक आवृत्ति हमें क्या सुनाई देगी? अलग सुनाई देगी, ध्वनि का कुछ अलग तरीके से सुनाई देगी। तो ये प्रभाव क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डॉपलर प्रभाव। ठीक है, आपको याद रख लेना सीधा सा, डॉपलर प्रभाव है वो ध्वनि से संबंधित है, और जब श्रोता और स्रोत की और गतिमान हो और ध्वनि वास्तविक आवृत्ति से अलग सुनाई देती है तो ये प्रभाव होता है क्या? डॉपलर प्रभाव। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डॉपलर प्रभाव। चलिए भाई, अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप। किस परिघटना के कारण ध्वनि है वो गूंजती है? बताइए भाई, किस परिघटना के कारण है वो ध्वनि गूंजती है? दीजिए जवाब। परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण या विवर्तन। ठीक है, देखो गूंजने का मतलब क्या है? ध्वनि टकरा कर वापस आ रही है। और अभी हमने पढ़ा था कि परावर्तन के कारण, परावर्तन को ध्वनि के रूप में हम कहते हैं प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि। ठीक है, और प्रतिध्वनि का मतलब यह होता है कि ध्वनि का टकरा के वापस सुनाई देगा, और ध्वनि जब टकरा के वापस सुनाई देगी उसी कंडीशन को हम बोलते हैं ध्वनि का गूंजना। ठीक है, चलिए भाई, अगला क्वेश्चन है, ध्वनि के वेग तथा वस्तु के वेग के अनुपात को क्या बोलते हैं? ठीक है, ध्वनि जिससे से वस्तु से उत्पन्न हो रही है उसका वेग, और ध्वनि का जो अनुपात होता है उसको हम क्या बोलते हैं? बताइए भाई, इसका अनुपात क्या होता है? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेक संख्या। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। ध्वनि का वेग, ध्वनि का वेग बट्टे वस्तु का वेग, ध्वनि का वेग बट्टे वस्तु का वेग बराबर होती है क्या? मेक संख्या। ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वस्तु का वेग ये है, ध्वनि का वेग ये है, तो मेक संख्या का मान क्या होगा? तो आपको याद रखना है ध्वनि का वेग वस्तु के वेग का अनुपात होता है। ठीक है, चलिए भाई, अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। यदि चांद पर विस्फोट होता है तो उसकी आवाज़ धरती पर क्यों नहीं सुनाई देती है? सीधा सा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप जल्दी से जवाब दीजिए इसका कि चांद के ऊपर यदि कोई विस्फोट होता है तो उसकी आवाज़ धरती पर क्यों सुनाई नहीं देती है? दीजिए भाई, इसका सही जवाब क्या होगा? दीजिए जवाब। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था कि जलवाष्प के कारण है वो ध्वनि की चाल बढ़ जाती है, क्योंकि जलवाष्प जो होती है वो माध्यम प्रदान करती है। तो हमें पता है कि ध्वनि को चलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? माध्यम की आवश्यकता होती है, और जहाँ पर माध्यम नहीं होता है उसको हम कहते हैं निर्वात। क्या कहते हैं? निर्वात। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चांद पर निर्वात के कारण, यानी चांद के ऊपर माध्यम नहीं है, वहाँ पर क्या है? निर्वात है, स्पेस है। तो आप ये कहते हो कि इसके कारण हमें वस्तु, जो चांद की ध्वनि है, चांद पे विस्फोट की ध्वनि है, वो धरती पर सुनाई नहीं देती है। ठीक है, चलिए, वायुमंडल निर्वात नहीं होता भाई, वायुमंडल है वो निर्वात नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर तो जलवाष्प है, धूल के कण वगैरह होते हैं। ठीक है, चलिए भाई, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, आतिशबाजी के दौरान प्रकाश की चमक पहले तथा ध्वनि बाद में क्यों सुनाई देती है? जल्दी से जवाब दे दीजिए, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। आतिशबाजी के दौरान प्रकाश की चमक हमें पहले दिखती है और ध्वनि हमें बाद में सुनाई देती है। बताइए इसका कारण क्या होता है? ठीक है, तो इसका सीधा सा कारण होता है ध्वनि की जो चाल होती है वो प्रकाश की चाल से कम होती है। ठीक है, इसका सीधा सा कारण है ध्वनि की चाल जो होगी वो प्रकाश की चाल से कम होगी, इसलिए प्रकाश जो होता है, ठीक है, हम जानते हैं कि प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये तो निर्वात में, और निर्वात में ध्वनि चलती नहीं है। ठीक है, लेकिन वायु के अंदर ध्वनि की चाल कितनी होती है? 332 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि ध्वनि की चाल से प्रकाश की चाल बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए आतिशबाजी के दौरान प्रकाश की चमक पहले दिखाई देगी और ध्वनि क्या करेगी? हमें बाद में सुनाई देगी। ठीक है, चलिए भाई, अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए कि यदि स्रोत और प्रेक्षक के बीच की दूरी को दोगुनी कर दी जाए तो ध्वनि की तीव्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दीजिए भाई जवाब। मान लो ये कोई स्रोत है, ए और बी है, ठीक है, और ये प्रेक्षक है, ये स्रोत है, इनके बीच यदि दूरी को दुगुना कर दिया जाए तो बताइए आप मुझे कि ध्वनि की तीव्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, तीव्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आपको याद रखना है कि तीव्रता होती है ना, तीव्रता, तीव्रता जो होती है
वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तीव्रता जो होती है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, तो आप कहोगे यहाँ पर दूरी कितनी है, दूरी है 2। ठीक है, इसका वर्ग किया तो ये हो गया 4 और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब 1/4। ठीक है, तो तीव्रता कितनी हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। ठीक है, दोबारा सुन लीजिए मेरी बात को कि जो दूरी होती है, सॉरी तीव्रता जो होती है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो ये हो जाएगा 1/4। ठीक है, चलिए भाई अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। अगला क्वेश्चन है ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है। बताइए भाई ध्वनि की जो प्रबलता होती है वो किस पर निर्भर करती है, ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा आयाम। ठीक है, आयाम जितना अधिक होगा ध्वनि उतनी प्रबल होगी। आप कहोगे आयाम क्या होता है, आयाम हम कहते हैं कि तरंग का अधिकतम जो विस्थापन होता है उसको क्या बोलते हैं, आयाम बोलते हैं। ठीक है, अपने मूल पथ से अधिकतम जो विस्थापन होता है उसको हम बोलते हैं आयाम बोलते हैं। ठीक है, आयाम। ठीक है, तो ध्वनि की प्रबलता का किस पर निर्भर करती है, आयाम पर निर्भर करती है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। स्टेथोस्कोप, सभी जानते हैं स्टेथोस्कोप एक चिकित्सकीय उपकरण होता है। बताइए ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ध्वनि के किस सिद्धांत पर है वो ये कार्य करता है, बताइए भाई, दीजिए जवाब जल्दी से। स्टेथोस्कोप है वो ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रावर्तन। मैंने आपको बताया था ध्वनि के लिए इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं प्रतिध्वनि। क्या बोलते हैं, प्रतिध्वनि बोलते हैं। ठीक है, चलिए भाई अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए कि कंपित और अणुओं के बिखराव से संबंधित प्रभाव कौन सा है। ठीक है, यदि कंपित हो रहे कण यदि आपस में बिखर रहे हैं तो उनसे संबंधित प्रभाव कौन सा है, बताओ। डॉपलर प्रभाव, रमन प्रभाव, लाप्लास प्रभाव या ब्लैक बॉक्स प्रभाव, दीजिए भाई जवाब। कंपित अणुओं के बिखराव से संबंधित प्रभाव कौन सा है, दीजिए जवाब। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा रमन प्रभाव। ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, रमन प्रभाव हो जाएगा। चलिए भाई अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए कि ध्वनि तरंगें हैं वो विद्युत चुंबकीय तरंगें नहीं है, क्यों। बताइए भाई, आपसे सीधा क्वेश्चन एक तो यही बन रहा है कि ध्वनि तरंगें जो होती है वो विद्युत तरंगें नहीं, विद्युत चुंबकीय तरंगें नहीं होती। अब आप इसका जवाब दीजिए कि ये विद्युत चुंबकीय तरंगें क्यों नहीं होती है, दीजिए भाई जवाब। ठीक है, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा ये निर्वात में गति नहीं कर सकती। याद रखना, जो तरंगें निर्वात में गति कर सकती है, जो तरंगें निर्वात में गति कर सकती है वो होती है विद्युत चुंबकीय तरंगें। ठीक है, लेकिन जो निर्वात में गति नहीं कर सकती वो क्या होती है, ध्वनि तरंगें। ठीक है, ध्वनि तरंगें जो होती है वो विद्युत चुंबकीय तरंगें नहीं होती क्योंकि ये निर्वात में गति नहीं कर सकती है। ठीक है, चलिए भाई अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप। सामान्य बातचीत में, किसमें, सामान्य बातचीत में ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है, बताइए भाई। सामान्य हम जो वार्तालाप करते हैं उसके अंदर ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है, दीजिए भाई जवाब। ठीक है, यदि आपका रटा हुआ है, आपकी याद है तो सीधा सा आपको याद रखना है सामान्य बातचीत में, बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है तो आपको याद रखना है 40 से 45 डेसिबल, कई बार यहाँ 50 भी आ जाता है। ठीक है, तो वहाँ तक भी कोई बात नहीं है, लेकिन उससे ऊपर सामान्य बातचीत नहीं होती है। ठीक है, तो अपन कहते हैं सामान्य बातचीत की ध्वनि की तीव्रता होती है 40 से 50 या 40 से 45 डेसिबल। ठीक है, चलिए भाई अगला है परघाती तरंगों से संबंधित वायु दाब में ध्वनि में एक बहुत ही तेज और प्रबल ध्वनि उत्पन्न होती है, उसे क्या कहते हैं। देखिए सबसे पहले आप एक बात, यहाँ पर एक शब्द आया परघाती तरंगे। ठीक है, अब मैं आपको सबसे पहले तो ये बताता हूँ कि परघाती तरंग क्या होती है। ठीक है, परघाती तरंग क्या होती है समझिए पहले तो आप इस बात को। परघाती तरंग का मतलब ये होता है कि यदि ध्वनि का वेग, ठीक है, एक स्रोत है वो गतिमान हो रहा है और गतिमान होते हुए ध्वनि उत्पन्न कर रहा है। ठीक है, यदि ध्वनि का वेग है वो स्रोत के वेग से अधिक है, ठीक है, जैसे जेट विमान वगैरह होते हैं। ठीक है, ये जब उड़ते हैं तो अपन कहते हैं ये गतिमान होते हैं। ठीक है, ये गतिमान होते हुए और ध्वनि उत्पन्न करते हैं। यदि ध्वनि का वेग जो है वो
इस स्रोत से अधिक है तो उस कंडीशन में उत्पन्न जो ध्वनि तरंगें होती हैं उनको बोलते हैं प्रघाती तरंगें। ठीक है, ध्वनि का वेग है वो स्रोत के वेग से यदि अधिक है तो उत्पन्न तरंगें क्या होती है, प्रघाती तरंगें होती है। ठीक है, अब क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि प्रघाती तरंगों से संबंधित वायुदाब से और क्या होती है, तेज और प्रबल ध्वनि उत्पन्न होती है, बताइए इसको क्या बोलते हैं, बताइए भाई इसको क्या बोलते हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ध्वनि बूम। ठीक है, बहुत ज़्यादा तेज जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसको बोलते हैं ध्वनि बूम। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है किसी ध्वनि की आवृत्ति जो है वो 50 हर्ट्ज है और उसका तरंग दैर्ध्य है वो 4 मीटर है, तो बताइए ध्वनि का वेग क्या होगा। ठीक है, आपके पास 20 सेकंड का टाइम है, छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बताओ। और एग्जाम में भी इस टाइप का क्वेश्चन है वो बार बार पूछा गया, बताओ भाई ध्वनि का वेग क्या होगा। ध्वनि की आवृत्ति है वो 25 हर्ट्ज है और उसका तरंग दैर्ध्य है वो 4 मीटर है, तो बताइए भाई उसका वेग क्या होगा। ठीक है, देखिए ध्वनि का वेग ज्ञात करने का सीधा सा फॉर्मूला होता है वेग बराबर आवर्ती गुणा तरंग दैर्ध्य। वेग बराबर है आवर्ती गुणा तरंग दैर्ध्य। ठीक है, तो आप कह सकते हो ये हो गया आवर्ती गुणा तरंग दैर्ध्य बराबर कितना हो गया 100 मीटर प्रति सेकंड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 100 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, वेग बराबर होता है आवर्ती गुणा तरंग दैर्ध्य। ठीक है, चलिए भाई अगले क्वेश्चन का आप जवाब दे दीजिए। ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, चमगादड़ द्वारा शिकार करने के लिए किस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न की जाती है, दीजिए भाई जवाब। चमगादड़ द्वारा शिकार करने के लिए किस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न की जाती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रासर्व्य। ठीक है, प्रासर्व्य तरंगों का उपयोग करके, प्रासर्व्य ध्वनि का उपयोग करके चमगादड़ क्या करता है, अपना शिकार पकड़ता है। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए, सोनार का पूरा नाम क्या होता है। एग्जाम में बहुत बार बार आया हुआ क्वेश्चन है, सोनार का पूरा नाम क्या होता है। यदि आपका पढ़ा हुआ है, आपके याद है, तो आप कह दोगे इसका पूरा नाम होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंगिंग। ठीक है, सोनार का पूरा नाम होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंगिंग। ठीक है, सोनार का उपयोग जो होता है वो समुद्र तल की गहराई नापने में किया जाता है। चलिए भाई अगला आपसे पूछा गया है कि रडार का पूरा नाम क्या होता है, बताइए भाई रडार का पूरा नाम क्या होता है। रडार सोनार जो होता है वो समुद्र से संबंधित है, जलयान से संबंधित है, और रडार जो है वो किससे संबंधित है, वायुयान से संबंधित है। मौसम संबंधी क्रियाओं की जानकारी जो होती है वो हमें रडार से होती है, तो इसका पूरा नाम हो जाएगा रेडियो डिटेक्शन एंड रेंगिंग। ठीक है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंगिंग। चलिए भाई अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। अगला क्वेश्चन आप पूछे हैं कि ध्वनि का हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, बताइए भाई तेज ध्वनि जो होती है उसका हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, जल्दी से आप जवाब दे दीजिए भाई इसका। ठीक है, तो तेज ध्वनि का हमारे शरीर पर, हमारे कान का भीतरी भाग क्षतिग्रस्त हो जाता है, हृदय की धड़कन भी बढ़ जाती है और चिंता और घबराहट उत्पन्न हो जाती है। तो ये सारे प्रभाव जो होते हैं हमारे शरीर के ऊपर तेज ध्वनि के कारण पड़ते हैं। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ध्वनि के किस प्रभाव से बचने के लिए सिनेमाघरों, या इसकी जगह कई बार सीधा भी क्वेश्चन ये भी आता है कि सभागारों, सिनेमाघर कह दो चाहे सभागार कह दो, इनकी छतें हैं वो वक्राकार बनाई जाती है। बताइए भाई इस प्रकार से छतें हैं वो वक्राकार बनाई जाती है, तो बताओ भाई कौन सा प्रभाव है ध्वनि का जिसके कारण अपने कह सकते हैं कि सिनेमाघरों की छतें हैं वो वक्राकार बनाई जाती हैं। ठीक है, चलिए अभी तो अपन कह सकते हैं इसका सही जवाब हो जाएगा प्रतिध्वनि। ठीक है, प्रतिध्वनि से बचने के लिए और सिनेमाघरों की छतें हैं वो वक्राकार बनाई जाती है, और आपको याद रखना है कि सभाघरों में है वो सभागार जो होते हैं उनमें कपड़े के पर्दे भी लगाए जाते हैं। ठीक है, ध्वनि की और प्रतिध्वनि से बचने के लिए कपड़े भी लगाए जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्वनि से बनते हैं वो सारे इसके अंदर इंक्लूड कर दिए मैंने आपको। ठीक है, ध्वनि और तरंग जो दो टॉपिक है वो दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, रिलेटिव होते हैं। ठीक है, तो इनके क्वेश्चन है वो आपस में एक दूसरे से पूछे जाते हैं। आयाम है, तीव्रता है, ठीक है, तरंग दैर्ध्य है, ये सारी चीज़ें तरंग से संबंधित है। ठीक है, आज जिनके ये चीज़ें क्लियर नहीं हुई है तो कल अपन जब तरंग के टॉपिक के क्वेश्चन करेंगे तो ये सारी चीज़ें हैं वो आपको क्लियर करवा दी जाएगी। ठीक है, तो आप जल्दी से बता दीजिए आपके कितने क्वेश्चन है वो सही हो रहे हैं, जल्दी से बता दीजिए आपके कितने क्वेश्चन है वो सही हो रहे हैं। ठीक है,
ठीक है। और लास्ट में वही बात है, यदि आपका कोई सुझाव है कि इस क्लास में और भी किसी प्रकार का सुधार है वो किया जाए, तो वो आपका सुधार भी है वो आप ज़रूर बताएं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले टेस्ट में। कल है वो तरंग का टेस्ट है, अपन है वो लेंगे। ठीक है, ओके।